यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट का क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट का मतलब ये होता है जो आपने सामान लिया हुआ है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और उन सब से मिलकर जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया चीज बनता है, उसको हम प्रोडक्ट बोला करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार से कोल को लिए हैं, इस कोल को क्या करेंगे, जला देंगे। जैसे इसको जलाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक जला हुआ कोयला मिलेगा। तो कोल को अभी मैं क्या लेता हूँ, कार्बन ले लेता हूँ, और ये आग को मैं अभी क्या ले लूंगा, ऑक्सीजन ले लूंगा, और इन सब से मुझे एक जला हुआ चीज मिलेगा, दैट इज नॉन एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कि मैंने रिएक्शन करवाने के लिए क्या क्या चीज लिया। मैंने रिएक्शन करवाने के लिए कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। तो रिएक्शन कराने के लिए जो जो चीज हम लेते हैं उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, रिएक्टेंट बोला करते हैं। ये जो है हमारा एक तरह का रिएक्टेंट होगा। कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और इन दोनों से मिलकर मुझे क्या मिला, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैस लिया। हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर मिल जाया करेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और जो पानी बन के निकला दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब जो हमारा रिएक्टेंट है, तो जब हम रिएक्शन कराने से पहले जो जो चीज ले रहे थे उसका मास देखेंगे, और रिएक्शन कराने के बाद उसके मास में क्या किसी तरह का कोई डिफरेंसेस आएगा? थोड़ा सा समझिए इस बात को। तो लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास नहीं तो डिस्ट्रॉय होता है और नहीं तो क्रिएट होता है, बल्कि मास सेम ही रह जाता है। उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला करते हैं। थोड़ा सा इसको और हम लोग अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर 1 kg दूध है, ठीक है, तो हमारे पास 1 kg दूध है। अब इस 1 kg दूध को हम लोग किसी भी प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया आपका। तो अब मुझे बताइए, अगर मैंने 1 kg दूध लिया तो दही कितने केजी रहेगी? क्या ये 1 kg से कम हो जाएगा या 1 kg से ज्यादा हो जाएगा? जवाब होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कितना रहेगा, वो भी 1 kg ही रहेगा। तो जितना केजी आपने दूध लिया उतना ही केजी क्या होगा, वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली रिएक्टेंट हुआ आपका। तो क्या रिएक्टेंट का जो मास था 1 kg, और यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट का मास है वो भी 1 kg है। तो क्या यहाँ हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो मास है, ठीक है, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें कि मास ऑफ रिएक्टेंट है वही मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट का होगा। तो हम उसको कहा करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 kg का रॉड है। ये रॉड है हमारे पास 2 kg का, जो कि एक्चुअली इसको हम क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। अब इसको हम लोग एक आग की भट्टी में डाल देंगे, मतलब एक्चुअली इसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे, मतलब इसको जला देंगे। तो जैसे ये जलेगा, ठीक है, तो देखिए कि आपको क्या मिलेगा, एक इस तरीके से आयरन पे आपको लाल परत मिलेगा। तो इसको हम लोग बोला करेंगे आयरन ऑक्साइड बोला करते हैं। तो देखिए ये जो आपका Fe है ये एक रिएक्टेंट हुआ, ऑक्सीजन है ये एक रिएक्टेंट हुआ, और इससे आपको क्या मिलता है,
आपको इससे Fe2O3 मिलता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड मिलता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो अगर हमारा रिएक्टेंट मान लीजिए कि ये 1 kg है या 2 kg है, तो अगर रॉड अभी हमारे पास 2 kg है तो रिएक्शन होने के बाद भी क्या होगा, 2 kg होगा। तो रिएक्शन होने से पहले जो इसका मास है और रिएक्शन होने के बाद का जो मास है वो दोनों क्या है, सेम है। और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम उसको कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अभी एक पेज ले लीजिए। तो हमने क्या किया, एक पेज ले लिया और इस पेज को हमने वेट कर दिया। मान लीजिए ये पेज को जब मैंने वेट किया तो ये 5 ग्राम हुआ। अब इस पेज को मैं क्या कर दूंगा, जला दूंगा। जैसे ही मैं इसको जला दूंगा तो एक राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा आपका वो। तो जब वो ऐश बन जाएगा, मीन्स कि राख बन जाएगा वो आपका, तो उसका कितना मास होगा, तो उसका भी मास कितना होगा, 5 ग्राम होगा। तो रिएक्शन होने से पहले पेज का मास था 5 ग्राम और रिएक्शन होने के बाद भी पेज का मास कितना है, 5 ग्राम है। तो इसी को हम क्या बोला करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद अगर मास नहीं घटता और नहीं बढ़ता है, मीन्स ना ही वो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, तो उसी को हम बोला करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रिएक्शन हुआ, जिस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट आपके पास 3.5 ग्राम है, उसको रिएक्ट करा दिया गया इथेनोइक एसिड जो कि आपका 6 ग्राम है। तब प्रोडक्ट बना 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का और 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड बना। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि सो दैट ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि यहाँ पे जो नए नए वर्ड आ रहे हैं आपको, सोडियम कार्बोनेट, इथेनॉइक एसिड, सोडियम इथेनॉइड, तो प्लीज आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। समय आते आते आप इन सब चीजों को समझना शुरू कर जाएंगे। बट अभी हम लोगों का थीम जो यहाँ पर है वो सिर्फ इतना समझना और समझाना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप समझ सकें। तो बिल्कुल इन नामों से परेशान ना होइए। तो अब बहरहाल हम लोग आते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये था कि जो रिएक्टेंट का मास है वही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। मतलब रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास किसी प्रकार का ना घटना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूं तो आप क्या देखिए कि सोडियम कार्बोनेट मेरे पास कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट मेरे पास है 5.3 ग्राम। ठीक है। अब देखिए इथेनॉइक एसिड मेरे पास कितना है। तो आप क्या देख पाएंगे कि इथेनॉइक एसिड हमारे पास 6 ग्राम है। तो यहाँ पे मैंने 6 रखा। अब प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला, सोडियम इथेनॉइड। तो देखिए यहाँ पर सोडियम इथेनॉइड मेरे पास 8.2 ग्राम है। यहाँ पे 8.2 ग्राम मैंने रखा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम। और वाटर मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो वाटर आपके पास है 0.9 ग्राम। 0.9 ग्राम। अब देखिए ये पहले मैं रिएक्टेंट को ऐड करूंगा। जब मैं रिएक्टेंट को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 11.3। और जब मैं प्रोडक्ट को ऐड करता हूं तो आप प्रोडक्ट को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कि प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है,
तो ये भी मुझे 11.3 ही मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट का मास है, जो आपके पास रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल है किसके? प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ऐसा आता है तो हम इसे क्या बोलते थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।